ये कह रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $1 12,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट 4,000 इन जनवरी 2009 द कंपनी मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्थ। ठीक है, और ये डेटा है 2008 का। और न्यू बिजनेस ईयर जब स्टार्ट हुआ उसके फर्स्ट मंथ में उन्होंने न्यू इशू ऑफ शेयर वन बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4, यानी जिसका पहले से 4 था इसको फर्दर एक और बोनस शेयर इशू कर दी। In January 2009, the company made a right issue of $1.60 of 1 share for every 2 health. Okay. By how much did these transactions increase company's bank balance? अच्छा, जो बोनस शेयर है ना उसमें तो बैंक इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमें उसकी कैलकुलेशन तो करनी है क्योंकि उसकी बेस पे राइट इशू कैलकुलेट करना है। पहले हम देखेंगे कि बोनस शेयर कितने इशू हो रहे हैं। बोनस शेयर इशू हो रहे हैं 1 for 4, और आपके पास जो पहले से शेयर हैं नंबर ऑफ शेयर। अच्छा देखें, फेस वैल्यू $1 है ना। सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ इशूड शेयर एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो ये कैसे आता है, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने नंबर ऑफ इशू शेयर निकाल लें। उसके हिसाब से आपके पास शेयर कैपिटल 12,000 है, 12,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ इशू शेयर कितने आ जाएंगे, 12,000। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अब हम इसकी बेस पे इन जनवरी 2009, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो डेटा दिया हुआ है 31 दिसंबर 2008 का दिया हुआ उसके हिसाब से ये डेटा दिया, ठीक है ना। तो अब हम नंबर 2 पे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर, नंबर ऑफ, तो इसमें एग्जिस्टिंग शेयर, अब ये जो क्राइटेरिया दिया 1 for 4, तो 1 for 4 एग्जिस्टिंग शेयर 12,000 है, और 1 for 4 से कितने आगे, 3,000 आगे, कितने आगे, तो बोनस शेयर कितने आगे, 3,000। अच्छा, बोनस शेयर के बाद राइट शेयर इशू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर दूं। अच्छा, अब थर्ड स्टेप पे नंबर ऑफ राइट शेयर, ठीक है। बोनस शेयर पे कोई वर्किंग नहीं है तो इसलिए उसको हम ही छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग शेयर ये ब्रैकेट बनाएंगे प्लस बोनस शेयर, क्राइटेरिया है 1 for 2, तो 1/2। एग्जिस्टिंग शेयर आपके पास 12,000 थे, बोनस शेयर आपके पास 3,000 थे, तो 1 for 2, 15,000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास राइट शेयर आ गया 7,500, सही है। तो नंबर ऑफ राइट शेयर कितना आ गया, 7,500। अच्छा, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बाय हाउ मच डिड दीज ट्रांजेक्शन इंक्रीज द कंपनी बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस सिर्फ राइट शेयर से ही इशू होगा, बोनस शेयर से नहीं होगा। तो 7,500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 इंटू 1.60, यानी 1.60 से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 7,500 को मल्टीप्लाई करें 1.60 से,
12,000। 12,000. हाँ, तो राइट आंसर बी है। C. समझ आ गया? जी. कल वाली वीडियो दोबारा देख लीजिए आपने। जी. वीडियो बार बार देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अच्छा, विच ट्रांजेक्शन वुड इंक्रीज करंट एसेट ऑफ बिजनेस, इसका आइडिया है आपको? B. आपने क्या बोला? B. बी में क्या हो रहा है? परचेजिंग अ फिक्स एसेट ऑन जी. क्रेडिट फॉर 5,000, और ये कह रहे हैं करंट एसेट। जी. करंट एसेट इंक्रीज होना चाहिए। तो अब जब आप ये इसकी जर्नल बनाएं, इससे आपका फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहा है 5,000 से, और अकाउंट पेबल इंक्रीज हो रहा है 5,000। अगर लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, करंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करंट एसेट डिक्रीज होता है। पता है ना, करंट एसेट को डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटी से। समझ आई? जी. तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। और अगर आप पहला ऑप्शन चूज करती हैं, पेइंग क्रेडिटर 750, इससे क्या हो रहा है? इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। क्यों? आपका ट्रेड पेबल डेबिट हो गया 750 से, और कैश क्रेडिट हो गया 750 से। तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये भी रॉन्ग है। फिर लिखा हुआ है सेलिंग स्टॉक ऑफ 1,000 एट कॉस्ट प्राइस ऑन क्रेडिट। अच्छा है, यानी सेलिंग स्टॉक ऑफ 1,000 एट कॉस्ट प्राइस ऑन क्रेडिट, यानी जितने का परचेज किया था उतने का आपने सेल कर दिया। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए, इससे आपका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है 1,000 से, है ना, जी. और सेल क्रेडिट हो रही है 1,000 से। देखिए, आपने जितने का परचेज किया था उतने का सेल कर दिया, तो इसमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इससे आपकी इन्वेंट्री भी तो रिड्यूस हो रही है 1,000 से। जी. यानी अगर ट्रेड रिसीवेबल से इंक्रीज हो रहा है आपका करंट एसेट, इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल, आपका करंट एसेट इंक्रीज हो गया, लेकिन अदर एंड पे आपकी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, तो ये तो नील इम्पैक्ट है। ठीक है, अब रहेगा सी। सी इज द राइट ऑप्शन। देखें, परचेजिंग स्टॉक ऑन क्रेडिट फॉर 1,000, तो हम पहले परचेज को कर देंगे डेबिट, ठीक है, 1,000, और ऑन क्रेडिट यानी अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया, तो 1,000 से हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही, ठीक है, इससे आपका करंट एसेट डिक्रीज हो। ओके, फिर कह रहे हैं एंड सेलिंग इमीडिएटली फॉर 2,000 कैश। तो अब आप देखें, आपका कैश 2,000 से इंक्रीज हो रहा है, सेल 2,000 क्रेडिट हो रहा है। तो अगर 1,000 से करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो 2,000 से करंट एसेट इंक्रीज भी हो रहा है। समझ आई बात? तो एक जी. तरह से करंट एसेट आपका इंक्रीज हो गया ना। अगर 1,000 से अकाउंट पेबल इंक्रीज हो रहा है, अकाउंट पेबल क्या है? करंट लायबिलिटी। जी. अगर ये 1,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इससे आपका करंट एसेट, क्या बोलते हैं, करंट एसेट, हाँ, यार इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, हमें तो करंट एसेट पे फोकस करना है ना। हाँ, वर्किंग कैपिटल पॉइंट ऑफ से आपको बता रहा था, ठीक है। बेसिकली आपका कैश 2,000 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इससे आपका करंट एसेट भी इंक्रीज हो जाए। अल्दो आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, लेकिन इन्वेंट्री डिक्रीज होती है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो 1,000 आपको कितने का पड़ा था? 1,000 का ना। जी. तो 1,000 से इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, लेकिन 2,000 से आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, तो एक तरह से करंट एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? जी. 20 किया था आपने? जी. A. नहीं, इसका आंसर बी है।
what will result in a reduction of working capital? Decreasing the rate of stock turnover. अच्छा नहीं, वो तो रेट डिक्रीजिंग द रेट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि आपकी तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, जबकि पूछ रहा है व्हाट विल रिजल्ट इन ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कैसे रिड्यूस होगा? अब इसका राइट ऑप्शन बी है. कैसे? रिड्यूसिंग द डेटर कलेक्शन पीरियड बाय ऑफरिंग डिस्काउंट. सही है. जी यानी इसका मतलब है कि आपके पास कैश, अच्छा आपने एक सेल कर दी, फर्स्ट कले में यहाँ पे एक इन्वेंट्री बनाता हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल 1000 से डेबिट कर दिया, सेल 1000 से क्रेडिट कर दिया. अब इससे क्या हुआ? अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ 1000 से, तो आपका वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो गया 1000, क्योंकि आपका करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है. सही है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं. अब आपके पास पैसा है. रिड्यूसिंग द डेटर कलेक्शन पीरियड बाय ऑफरिंग डिस्काउंट. तो जब कैश डिस्काउंट दिया तो मेरे पास कैश आया, फर्स्ट कर लें 900, डिस्काउंट अलाउड आउट आया 100, और अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस हुआ 1000. अब आप देखें कि अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस हो रहा है 1000 से और कैश इंक्रीज हो रहा है 900. दोनों पार्ट ऑफ करंट एसेट है. जी आपका 100, आपको 100 अमाउंट लेस मिल रहा है. जी तो इसका मतलब देखें, तो अब हुआ क्या कि आपको 1000 चाहिए था ना, 1000 आपके पास 900 आया, तो 100 से डिक्रीज हुआ करंट एसेट और इससे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ 100. सही है. जी तो सेलिंग सम सरप्लस फिक्स एसेट, ये नहीं बताया कि ये कैश पे है, किस पे है. रिड्यूसिंग द टाइम टेकन टू पे सप्लायर. ठीक है. इससे लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा. अच्छा अब क्या है इसके बाद? 21 किया था, 21 डी आ रहा है. A bank manager has reviewed the financial statement. He notes that the liquidity ratio has fallen, but that the sale for the year have remained constant. Liquidity ratio fall हो रहा है. But explain this fall in the liquidity ratio. तो इसका स्टॉक राइट से ऑप्शन रिलेटेड होता है ना, है. क्लोजिंग इन्वेंट्री. दोबारा बोले. जो क्लोजिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है ना. हाँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है ना. जी तो लेकिन ये कह रहे हैं ना, डिक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड. ये तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेल इंक्रीज हो रही है. जी तो ये जो लिक्विडिटी रेशियो होता है, इसका अगर आपको फार्मूला याद हो, करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जी और करंट लायबिलिटी, इसका मतलब ये तो कंसीडर नहीं होगा. ठीक है ना. अ डिक्रीज इन द ओवरड्राफ्ट, ये तो बैंक से रिलेटेड है. एन इंक्रीज इन कैश, अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो लिक्विडिटी इंक्रीज होनी चाहिए, जबकि वो कह रहा है ही नोट्स दैट द लिक्विडिटी रेशियो हैज फॉलन, तो फॉल हो रहा है. अब वो किस, देखिए अब राइट ऑप्शन डी क्यों है? एन इंक्रीज इन ट्रेड क्रेडिटर. अगर आपका ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैथ के पॉइंट से बताएं, ऊपर न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है? क्या चीज. मैथ पढ़ा है ना, मैथ आपने? जी तो मैथ में ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर होती है, डिनोमिनेटर होती है? नीचे की वैल्यू को क्या कहते हैं? हैं? ऊपर न्यूमरेटर होता है ना और नीचे डिनोमिनेटर होता है. तो अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, है ना, तो इसका मतलब लिक्विडिटी रेशियो डिक्रीज हो जाएगा ना. तो मतलब ये वैल्यू लेसर हो जाएगी ना आपकी. इससे क्या होगा? लिक्विडिटी रेशियो आपका डिक्लाइन में आ जाएगा. अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लिक्विडिटी रेशियो आपका डिक्रीज होगा.
अगर वो, क्योंकि वो कह रहा है कांस्टेंट है, समझ आ रही बात, वो सेल्स की बात कर रहे हैं कांस्टेंट। ये पॉइंट क्लियर है? जी 22 किया था। नहीं हम्म, ये किया था। नहीं स्टॉक टर्नओवर इन डेज मांग रहा है ना, तो इन्वेंट्री टर्नओवर भी कहते हैं, ठीक है। और आरओटी, रेट ऑफ टर्नओवर भी कहते हैं, आरओटी या स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला वैसे नॉर्मल फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, लेकिन इसका आंसर आता है टाइम्स के अंदर। किसके अंदर आता है? टाइम्स इन्होंने पूछा डेज में, तो यही फार्मूला उल्टा हो जाएगा, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय डेज। समझ आई? जी तो पहले तो मैं एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है। एवरेज स्टॉक आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना है, 2470 प्लस 2156, ये कितना आया? 2313 2313 डिवाइड करने के बाद, जी चलो इसमें रिमूव कर देता हूँ। 2313 यही है। जी अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द ईयर, अच्छा इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल पहले से दी है 12,500। अगर कैलकुलेट करना होता तो हम इस तरह करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक तो ये फार्मूला है। दूसरा आपको याद होगा वो सेल वाला फार्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, या सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। बहरहाल हमें इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये 2313 है ना, दोबारा बता दीजिएगा, 23, तो डिवाइडेड बाय 12,500 मल्टीप्लाई बाय 365, ये कैलकुलेट करें। 67.5 365, ये कितना आ रहा है, 67.5। 5 तो 22 का आंसर 68, ये आ गया ना, ठीक है राउंड अप हो गया। एक सेकेंड हो गया। ओके, 23 किया था आपने। जी डी बी, डी नहीं इसका आंसर बी है। A company has a share price that gives dividend yield of 4%. अर्निंग पर शेयर आर 0.32। इसके लिए ना आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। एंड हाफ द अर्निंग आर पेड आउट एज डिविडेंड। व्हाट इज द शेयर प्राइस? ठीक है, एक सेकेंड। एक तो कंपनी है शेयर प्राइस, डिविडेंड यील्ड से हमने, पहले मैं आपको फार्मूला लिख के देता हूँ।
23 में बाद में डिस्कस करता हूँ। ओके, हाँ ये कॉस्टिंग आ गया ना। 24 किया था, जी बी इसका है राइट ऑप्शन बी। हाँ ठीक है। जी 25, सी 25 सी ठीक है बिल्कुल। और 26 ए नहीं, इसका है डी। सेमी वेरिएबल का मतलब है कि इसके अंदर फिक्स भी इंक्लूड है और वेरिएबल भी इंक्लूड है ना। पर्टिकुलर कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज सेमी वेरिएबल. What effect will a 20% reduction in activity have on the unit cost? तो यानी यूनिट कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है वो कह रहा है what effect will a 20% reduction in activity have on the unit cost? इन एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो रही है। जी तो अब कह रहा है जैसे डिक्रीज बाय 20% और डिक्रीज बाय लेस देन 20%। फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी। 26 का राइट ऑप्शन है डी, इंक्रीज बाय लेस देन 20%, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल भी इंक्लूड है और फिक्स भी इंक्लूड है ना। What effect will a 20% reduction in activity have on the unit cost? तो अगर इसको ऐसे देखें, यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट यानी यूनिट कॉस्ट डिवाइडेड बाय यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, फर्ज करें पहले टोटल कॉस्ट थी 100 और आउटपुट भी 100 था, तो यूनिट कॉस्ट $1। अब वो कह रहा है कि आपका टोटल कॉस्ट कह रहा है टोटल कॉस्ट इज क्लासिफाइड सेमी वेरिएबल. What effect will a 20% reduction in activity have on the unit cost? अब 20% से आउटपुट मतलब आपका फर्ज करें ये वही है और ये 80 है। ठीक है, अगर 100 को 80 से डिवाइड करें आउट नहीं तो 25 बनता है ना। 20, हाँ 20% कितना होता है, एक सेकेंड, 100 का 20% 20 ही बनता है, 20% रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, आंसर फर्ज करें ये 1.25 आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं इंक्रीज बाय लेस देन 20%। अब हमें इसमें वो पता नहीं है कि फिक्स कॉस्ट कितनी है ना। वेरिएबल का मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कुछ फिक्स कॉस्ट है कुछ वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, जब आउटपुट रिड्यूस होगा तो बेसिकली आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। इसके हिसाब से आपकी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, यानी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन कह रहा है लेस देन 20%। ठीक है, अच्छा 27 का आंसर क्या था? बी ए। 27 का आंसर है ए है। A business uses job costing to calculate the cost of vehicle repair job. Overhead are allocated on an absorption costing basis. So, what is the effect of this method of classification? So, a business uses job costing to calculate the cost of vehicle repair jobs.
business uses job costing to calculate the cost of vehicle repair job. ठीक है. Overhead absorption costing business. What is the effect of this method of allocation? अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं 27 का आंसर है ए. Overhead will include both fixed and variable overhead cost. जॉब कॉस्टिंग में पहले वो कैलकुलेट करेगा वेरिएबल कॉस्ट, फिर वो डिटरमिन करेगा उसके फिक्स कॉस्ट, दोनों को ऐड करेगा, फिर टोटल कॉस्ट निकालेगा. क्योंकि वो कह रहा है ओवरहेड आर एलोकेटेड ऑन एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, जब उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर देते हैं. ठीक है. मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट सेपरेट कर देते हैं. ऐसे ही कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. एब्जॉर्प्शन में फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं. इसीलिए राइट ऑप्शन ए है, ओवरहेड विल इंक्लूड बोथ फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड. ठीक है. 28 दोबारा बोले. बी. बी फॉर बॉल. सी. इसकी बात कर रही है. ठीक है, ये राइट ऑप्शन. 29 दोबारा बोले. क्या बोला? डी या डी? अच्छा, नहीं, इसका आंसर है डी. सेल्स रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट. हाउ इज टोटल कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन आपको बताया था ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस डी है ना? डी है. डी. देखिए इसमें तो बी ये है ना, सेल रेवेन्यू माइनस फिक्स कॉस्ट हो रहा है. सेल में से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. ये टोटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. समझ आएगा? तो देखें इसका राइट ऑप्शन क्या था? अच्छा ठीक है, 2 मिनट.
अच्छा ये देखें, ये कह रहा है इन जनवरी अ बिजनेस हैड ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अच्छा इसमें लिखा हुआ इन जनवरी अ बिजनेस हैड ओपनिंग स्टॉक ऑफ 25,200 यूनिट एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 28,200 यूनिट। पहले तो हम इन यूनिट्स का ना वो डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा ये बेसिकली रिकन्सिलेशन वाला क्वेश्चन है। द प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोसेस वाज 100,800, ये दिया हुआ है। एंड दैट कैलकुलेटेड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोसेस वाज 120,300। व्हाट वाज द फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। अब OAR का फार्मूला होता है OAR, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। अब एक तो अब ये दो प्रॉफिट दे दिए, ठीक है। अच्छा नॉर्मली अब इन अगर दो प्रॉफिट गिवन हो तो जैसे ये 100,800 है और ये 120,300, तो पहले तो डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस इन प्रॉफिट। तो बेसिकली डिफरेंस इन प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, फिक्स कॉस्ट इन इन्वेंट्री, फिक्स कॉस्ट इन इन्वेंट्री। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो मेजर डिफरेंस होता है वो फिक्स कॉस्ट का होता है, और फिक्स कॉस्ट इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होती है। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स कॉस्ट का इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, जबकि मार्जिन में नहीं करते। तो ज़ाहिर मार्जिन के अंदर जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट होती है, और एब्जॉर्प्शन में जो इन्वेंट्री कैलकुलेट होती है वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे होती है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो फिक्स कॉस्ट है। तो अब क्या करेंगे, 120,000 में से 120,300 में से माइनस करेंगे ये 100, 800, 100, तो ये आएगा 19,500। ये वो फिक्स कॉस्ट है जो इन दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मैं रखूँगा यहाँ पे। फिर इन्वेंट्री का डिफरेंस 25,200, ये ओपनिंग है, और क्लोजिंग 28,200। तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 3,000 से, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 3,000 से। तो मैं 19,500 को डिवाइड करूँगा 3,000 से, तो मेरे पास ये आ जाएगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। समझ आया। इंशाल्लाह एक आध दिन बाद में मैं टॉपिकल शुरू करूँगा ताकि आपको ज़्यादा और बेटर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
ओके, ये पेपर है नवंबर 11, पेपर 12, ठीक है, इसी ईयर का, पहले हमने 11 नंबर 11 का पेपर। ओके, क्वेश्चन 1 ट्राई करें सॉल्व करने। क्वेश्चन 1 को ज़रा सॉल्व करें। जी हाँ किया आपने, जी क्या आया? डी डी नहीं है, सी है, दोबारा चेक करें। आप कर रही हैं इसको? जी ठीक है, ये दो ओ एन माइनस तो ये कौन से, ओ एन हाँ इसका ना आपको टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए ये रेंट, ये रेवेन्यू अकाउंट है, ये क्या है? रेवेन्यू तो ठीक इसका टी अकाउंट बना लेते हैं। ये रेवेन्यू अकाउंट है, ये क्या है? रेवेन्यू हाँ, रेंट इनकम अकाउंट, ठीक है। अब इसमें लिखा है रेंट ओइंग, तो अगर रेंट ओइंग लिखा हो और रेवेन्यू अकाउंट हो, इसका मतलब ये रिसीवेबल है। ये क्या है? और ये 31 मार्च 2010 लिखा है, इसका मतलब 1 अप्रैल, यहाँ लिखेंगे 2010, 1 अप्रैल को बिजनेस पीरियड शुरू हो रहा है, बीडी करेंगे 1400, सही है। फिर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये 31 मार्च, तो यहाँ पे आ जाएगा 2010 1 अप्रैल, ये बीडी इधर आ जाएगा 1300,
यहाँ तक समझ में आ गया? जी ठीक है। फिर कैश रिसीट, तो कैश रिसीट इधर आएगा, कैश डेबिट हो रहा है तो इधर क्रेडिट हो जाएगा। ये है 13,700। ठीक है। जी रेंट रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ इधर आता है 560। ठीक है। अब क्लोजिंग ओइंग आ गया, रेंट ओइंग, तो ये भी रिसीवेबल है। ठीक है। तो ये कैरी डाउन इधर 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 बीडी हो रहा है, इसके अपोजिट सीडी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 17, क्या कहते हैं, सीडी, हाँ इधर आएगा 1750। उसके बाद रेंट पेड इन एडवांस, तो सीडी इधर आएगा, क्लोजिंग एडवांस इधर आता है। ये आपका आईएस होता है जो आपने फाइंड किया। तो 1300, 13,700, 560 और 1700 ये ऐड करें। वन डबल फाइव सिक्स जीरो 15560। ये 1750 ऐड करना है। हाँ ना, ये चारों ऐड होंगे ना, जो क्रेडिट साइड पे ये चारों ऐड होंगे। और तो इसमें से 17310 हैं, 17310 एक सेकेंड, हाँ दोबारा 17। 17310 ओके, अब इसमें से 1400 माइनस करें और 16 माइनस करें। 14310 दोनों माइनस कर दिए, जी 143, 10 14310। तो इसका राइट ऑप्शन ये आ गया ना, सी। समझ आया? जी तो इस पेपर को कल तक आप सॉल्व करें जितना भी हो जाए। ठीक है। ठीक है जी तो हम इसको फर्दर देखते हैं। सही है ठीक है। जी कल इंशाल्लाह 8 बजे। ठीक। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। वापस पेपर पता है ना आपको, पेपर निकाल लेंगे आप? ये 2011 है ना। हाँ, नवंबर 11, पेपर 12। ठीक है ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक। ले लिया ठीक है, पेपर को निकाल लीजिएगा। ठीक है। जी तो उसको देखिएगा, जितने हो जाए उतना अच्छा। ठीक है। सही है फिर कल इंशाल्लाह कंटिन्यू। ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज़।